अपना नाम इज़्ज़त बनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम एक काफ के घर 5 मरले में रहते थे, पैसे नहीं होते थे, मेरी माँ सफाइयाँ करती थी। मेरे लिए वो बदनसीब है जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता। जो लोग ये समझते हैं कि बाहर की ज़िंदगी आसान है। जब मैं गया था काफ़ी मुसीबतें थी, मैंने सोचा था मैं पीछे आ जाऊँ वापस। छोटे छोटे सर्वेंट क्वार्टर में अब लोग वहाँ पे रहते हैं। आपने जब स्टार्ट लिया फैशन इंडस्ट्री में, कहाँ से शुरू हुए? फैशन हाउस था और मुझे नौकरी मिली थी सफाई करने की। मैं कभी स्कूल कॉलेज फैशन के मैं नहीं, पाकिस्तान में फ़ैशन मैं लेके आया था। फैशन डिज़ाइन स्कूल मैंने बनवाया, यूनिवर्सिटी बन के नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में एक, वो हॉस्पिटल को बनाने वाला मैं। एक जो सीईओ होती है ना, वो होती है एक नौकर छोटी सी। सबसे गंदा सिस्टम पाकिस्तान में है अदालती सिस्टम। पाकिस्तान में 65% जाली वकील है। मैंने कसम खा ली हुई है, मैंने यतीमखाना बनाना ही बनाना है। मैंने पाकिस्तान की दालतों को चेंज करना। अगर पाकिस्तान में हमें चित्र पढ़ने हैं, हमारे पैसों पे कब्ज़े, क्या फ़ायदा है उस तारे इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ का देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिलचस्प एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर की गलियों से पेरिस के रनवे तक का सफ़र जिन्होंने तय किया, आज पाकिस्तान की वो ऐसी मकबूल तरीन शख्सियत है जिनका हवाला जो है वो किसी भी तारुफ का मुहताज नहीं है। पाकिस्तान में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा दुनिया भर से उन्हें खूब पेज़राई हासिल हुई और दुनिया भर से उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया और पाकिस्तान में भी उनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, कैसे हैं थैंक सर? यू। ठीक ठाक है, खैरियत बिल्कुल से? बिल्कुल सर। सर, माशाल्लाह से आपकी जर्नी एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी है और कहा जाता है कि जो इंसान ज़ीरो से हीरो बनता है, उसके सफ़र में ऐसी क्या कठिन मुश्किलात आती हैं जिसको वो फेस करता है और आगे जाके वो एक बहुत मारूफ हवाला बनता है। ये कहने बड़ा इजी होता है, करना बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, ठीक है ना। सारी दुनिया को मेरी लाइफ स्टोरी का पता है। हम एक काफ के घर 5 मरले में रहते थे, पैसे नहीं होते थे, मेरी माँ सफाइयाँ करती थी, बेचारी दुआएं देती थी। लेकिन जो माँ होती है ना, वो बच्चे को ट्रेनिंग देती है बड़ी चीज़ों का। वो बच्चे को बताती है तूने अपनी लाइफ में कैसे चलना है, इजी मनी के पीछे नहीं पड़ना। अपना नाम इज़्ज़त बनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बड़े लोग इसकी ट्राई भी करते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन माँ की जो दुआएं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं हर इंसान को ये कहता हूँ, माँ ज़िंदा है, उसका फ़ायदा उठाओ। कल वो चले जाएगी तो हम रोएंगे। मैं अभी तक रो रहा हूँ, मैं अपनी माँ की ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये एक कमी है और ये मुसलसल आपको महसूस होती है? हमारी नौजवान नस्ल जो आजकल आप देखते हैं कि उनको बहुत क्रेज़ होता है, पैशन होता है अपने फ्यूचर को लेके, वो कहीं ना कहीं अपने वालिदैन को भी पीछे छोड़ देते हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, अपने माँ बाप जो है ना, उनकी इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग माँ की इज़्ज़त नहीं ना करेंगे, फादर की भी इज़्ज़त होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल। मेरे लिए वो बदनसीब है जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता। अपनी माँ की नहीं, दूसरों की माँ की भी इज़्ज़त होनी चाहिए। उसको अपनी माँ की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए, उससे प्यार लेना चाहिए, उससे इज़्ज़त लेनी चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है, मेरी नेचर ये है। माशाल्लाह से आप प्राउड ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आपने फ़ैशन इंडस्ट्री में अपना बहुत अरसा यहाँ पे काम किया, फिर माशाल्लाह से पाकिस्तान में एक कल्चर को लेके गए, पाकिस्तानी कल्चर को। और बीइंग अ फ़ैशन डिज़ाइनर ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने कल्चर को ज़िंदा रखें, आप नाम बनाएं। पाकिस्तान से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? पाकिस्तान जो है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम जब बाहर जाते हैं ना तो हमारे लिए पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं। वहाँ पे जाके हम ज़ीरो से काम शुरू करते हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ में डबल ज़ीरो से काम शुरू किया। अंडरग्राउंड मेट्रो में रहता था, -10 टेम्परेचर होती थी, ज़ुबान बोलनी नहीं आती थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अपनी लाइफ आदमी 24 आवर मेहनत से करता है। वो कहता है यार मैं मेहनत करूँगा तो मेरा कुछ होगा। मुझे पता था अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, ना मैं आगे का होऊँगा ना पीछे होऊँगा।
जब मैं गया था काफ़ी मुसीबतें थी, मैंने सोचा था मैं पीछे आ जाऊँ वापस मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान प्यारा मुल्क है, वहाँ पे जो मुसीबतें हैं ना, एक छोटे-छोटे सर्वेंट क्वार्टर में अब वो लोग वहाँ पे रहते हैं। 10-10 लोग सेम सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद कपड़े धो। यहाँ पे तो अय्याशी है ना, माँ धो देगी, बहनें आपके कपड़े इस्त्री कर देंगी, ये हो जाएगा, वहाँ पे वो चक्कर नहीं है। एक तो बड़ी साहब मतलब जो लोग ये समझते हैं कि बाहर की ज़िंदगी आसान है, तो वो दर हकीकत आसान नहीं है, वो स्ट्रगल बेस होती है, बहुत। उस पर मेहनत करनी पड़ती है और फिर नाम बनता है, फिर पैसा आता है। अच्छा, फैशन आपने जब आप फैशन इंडस्ट्री में आए, माशाल्लाह से आपने नाम कमाया, बड़े बैनुल अक़वामी सतह पे आपका एक बड़ा अच्छा नाम है। आपने जब स्टार्ट लिया फैशन इंडस्ट्री में, कहाँ से शुरू हुए और अब फैशन को कहाँ पे देख रहे हैं और मुस्तकबिल में भी फैशन कहाँ तक जाएगा? मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ बाहर की, मैं कैसे आया फैशन में। मैं फैशन में आया, वहाँ पे एक फ़ैशन हाउस था और मुझे नौकरी मिली थी सफाई करने की, और मैं देख रहा था फैशन कैसे बन रहा है। सफाई के बाद मैं पैकेट उठाने शुरू कर दिए, सेलमैन बन गया, और मार्केट में मैंने जाना तो हर आदमी ने मुझे पसंद करना वहाँ पे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट वो थी। कोई 5000 डिज़ाइनर वहाँ पे बैठा हुआ था। 2 साल बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मैं कभी स्कूल, कॉलेज फैशन के मैं नहीं गया। ये नहीं किया। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इस बारे में, ठीक है ना। मैं कभी गया ही नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था फ़ैशन क्या है, क्योंकि मेरे पास तो एक सलवार कमीज़ पाकिस्तान में होती थी, वही स्कूल में वही रात को धो लेनी, वही पहन लेनी, वही धो लेनी, वही पहन लेनी, क्योंकि पैसे नहीं होते थे हमारे पास, है ना। तो वहाँ पे बाय चांस ये मैंने शुरू किया। 2 साल बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू किया भट्टी के नाम से, भट्टी पेरिस, और फिर 4 साल बाद मैं माशाल्लाह भट्टी बन गया। पूरे यूरोप में क्लाइंट आने शुरू हो गए, फ्रेंचाइज शुरू कर दी। फिर 87 में मैं जाके रियल भट्टी बन गया। 80 कंट्रीज़ में मैं चले गया, फ्रेंचाइज दुनिया में खुल गई, मीडिया सारी मुझ पे आ गई, मेरी लाइफ पे फिर किताबें लिखनी शुरू हो गई, सारी मीडिया टीवी प्रोग्राम शुरू हो गए, फिर मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बनी। फिर लेकिन मैंने काम अपनी लाइफ में 24 आवर किया था, अभी तक करता हूँ। और अभी तक आप कह रहे हैं, तो जो नौजवान असल फैशन इंडस्ट्री में भी आना चाहती है, वो ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन से लोग हैं जिनको आप भी इंस्पायरेशन समझते हैं अपने लिए, वो उनको फॉलो करें ताकि ज़िंदगी में वो आगे कामयाब हो सके? डिज़ाइनर जो ना वो हमेशा टॉप पे नहीं रहता, डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, ठीक कभी है। वो आ गया, कभी मैं आ गया, कभी वो आ गया, वो एक फ़ाइट चलती है। ठीक है। मेरी मार्केट में 5000 डिज़ाइनर बैठे हुए थे, तो हमारी फ़ाइट चलती थी, कौन अच्छा डिज़ाइनर बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट्स हैं। पाकिस्तान में कॉपीराइट्स नहीं है। ठीक है। अब तो वो आप जनाब इंटरनेट पे चले जाएं, आप ऑनलाइन चले गए, हर डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, वो चीपर, वो चीपर, वो पहले वाली चीज़ नहीं रही जो पहले थी। पाकिस्तान में फ़ैशन मैं लेके आया था, फ़ैशन डिज़ाइन स्कूल मैंने बनवाया, यूनिवर्सिटी बन गई। आप लोगों को मैंने बताया फ़ैशन क्या चीज़ होती है, किसी को पता नहीं होता था फ़ैशन कैसे करना है। फ़ैशन बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आपकी मेरी वाइफ़ मेरे साथ अच्छे कपड़े पहन के चलेगी, कोई देखेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरी वाइफ़ को कोई देख रहा है, ठीक है ना। अगर मेरी बहन ने भी कोई अच्छे कपड़े पहने होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरी बहन खूबसूरत है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए। औरत का भी हक़ है फ़ैशन करना, जेंट्स का भी हक़ है फ़ैशन करना और फ़ैशन को साथ लेके चलना। ठीक है। माशाल्लाह से आपने भी ये बात की कि औरत का भी हक़ है फ़ैशन करना, मर्दों का भी हक़ है। डेफ़िनेटली ये एक पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होता है, हमारी लाइफ का भी हिस्सा होता है। तो अगर औरतों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, औरत इस्लाम और फ़ैशन को कैसे बैलेंस कर सकती है? इस्लाम भी, हम मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान जी, हूँ, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको बताया हुआ जो औरत है ना, किसी की औरत पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इज़्ज़त मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक औरत के लिए। एक औरत को हम एक फ्लावर से भी नहीं हाथ लगा सकते, उसको गाली भी नहीं दे सकते, उसके साथ बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो औरतों के साथ बदतमीज़ी करें, ये करें, क्योंकि मेरी भी बहन है, मेरी भी माएँ हैं, मेरी भी बीवी है,
तो अगर मेरे वो कोई करेगा तो मैं उनको पसंद नहीं करूँगा, ठीक है ऐसी ना। बात है, ऐसी बात है। तो खवातीन के लिए फैशन की जो फील्ड होती है वो किस हद तक चैलेंजिंग होती है, हर और चीज़ ख़ास तौर पे जब खवातीन अगर फैशन इंडस्ट्री में भी आना चाहती हैं और वो कहती हैं कि वो सेफ जोन में रहें, सेफ प्ले करें, तो उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं, क्या कहना मेरे चाहेंगे? लिए उनके हर चीज़ की एक होती है लिमिट। फैशन भी एक लिमिट पे होना चाहिए, ठीक है। ओवर लिमिट पे नहीं जाना चाहिए। फैशन विक्टिम भी नहीं बनना चाहिए। बड़े लोग फैशन विक्टिम भी बन जाते हैं ना, तो वो फैशन विक्टिम भी नहीं बनना चाहिए। फैशन की एक लिमिट होती है, आदमी को उस लिमिट पे आपको चलना चाहिए। अगर मैं उस लिमिट के हवाले से बात करूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? हम्म, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि फैशन की लिमिट आपकी नज़र में क्या है? हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान कंट्री है, तो इसलिए हमें फैशन भी मुसलमान तरीके से होना चाहिए। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा बट साहब, हम देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ़ैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, और आपकी नज़र में आजकल कौन से पाकिस्तान के फ़ैशन डिज़ाइनर बड़े तगड़े हैं जिनमें आप समझते हैं कि पोटेंशियल है? मैं ज़्यादा नहीं जानता लोगों को। ठीक है। मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए, नक्स यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये मैं लैंप्स में मैं जाता हूँ, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ लेक्चर देने के लिए। जो मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे नहीं पता पाकिस्तान डिज़ाइनर कौन टॉप पे है, कौन ये चाह रहा है। अगर वो टॉप पे हैं तो उनको होना चाहिए ना, ठीक है ना। लेकिन एक मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा, कॉपी एक दूसरे को करके उसको डिज़ाइनर नहीं कहते। किसी की तस्वीर लेके वो सेम चीज़ बना के उसको हम डिज़ाइनर नहीं कहते। ये आपकी अपनी माइंड की मेरी क्रिएटिविटी माइंड नहीं है, होती है। इंटरनेशनल माइंड भी ये है। कॉपीराइट्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे हम किसी का कोई मॉडल कॉपी करेंगे, वो मिलियन यूरोस का हर्जा वहाँ पे केस लोग जीतते हैं। कॉपी वो सारी चीज़ें सील कर देती है पुलिस आके, किसी को कॉपी नहीं कर सकते हम। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्रेंच फैशन इंडस्ट्री का बड़ा एक्सपोयर है, जी। और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री और बाहर की फैशन इंडस्ट्री, क्या माइंडसेट इनके होते हैं, क्या मोराल होता है? पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री को मैं ज़्यादा जानता नहीं, बाहर की जो फैशन इंडस्ट्री है ना, हम पेरिस दुनिया में मशहूर है वेस्टर्न क्लोथ्स लेडीज़ के लिए, ठीक है, इटली मशहूर है जेंट्स के लिए। ठीक है। तो वो हर आदमी की दुनिया की फ़ैशन की जो मार्केट पेरिस की है ना, उस पे नज़रें होती हैं। उसको हमने फिर कलर लेके आगे जाना है, फ़ैशन को आगे लेके जाना है। जो जेंट्स हम लोग पहनते हैं वो है इटली की, तो उसको दुनिया देखती है अब मॉडल जेंट्स फैशन कैसे चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब, आपने पाकिस्तान से बाहर अपना नाम बनाया और माशाल्लाह से आपको हुकूमत की जानिब से सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, लेकिन इसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और इन मसाइल का जो है आपकी नज़र में क्या हल है? हाल क्या है? इनफैक्ट अगर मैं आपकी बात करूं तो माशाल्लाह से अगर मैं देखूं आपकी हाँ, जर्नी, हाँ, मेरी जर्नी जो है ना, क्योंकि मेरी नहीं, हम कितने ओवरसीज़ हाँ, पाकिस्तानी है ना, हम जब बाहर जाके मेहनत करते हैं ना, सबसे पहले हमारा इरादा होता है पाकिस्तान जाके कोई इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं मिसाल देता हूँ आपको, नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में एक है, ठीक है, वो हॉस्पिटल को बनाने वाला मैं, उसको पैसे लगाने वाला मैं, पार्किंग प्लाजा बनाने वाला मैं, पीछे बिल्डिंग बनाने वाला मैं। ये डॉक्टरों तो मेरे पास पीसी होटल में ठहरता था, आके 3-3 घंटे लॉबी में मेरी मिन्नतें करते थे। पाकिस्तान में एक फ़ैशन है, यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएंगे, उनके साथ जब वो उनको हॉस्पिटल नहीं चलाना आता था, हॉस्पिटल बैंकरप्ट हो गया हुआ था, मैंने आके उनको बचाया, ठीक है, हॉस्पिटल को नए कमरे बनाए, बिल्डिंग बनाई, चीज़ें की। एक जो सीईओ होती है ना, वो होती है एक नौकर छोटी सी, ठीक है, वो सीईओ मालिक नहीं होती। हॉस्पिटल के मेन शेड मेरे पास है, मालिक असल मैं हूँ हॉस्पिटल का। ठीक है, वो सीईओ तो उसको रख देते हैं बनाने के लिए। अब जो सीईओ आए वहाँ पे आके, नौकर जो हॉस्पिटल में नौकर काम करते हैं उनके साथ फ़रौनियत करे, जो हमने फार्मेसी कैश पैसा, लैब कैश पैसा, ऑपरेशन थिएटर कैश पैसा, सारी मशीनें ख़रीदनी हैं, कमीशनें खानी हैं उनसे। एक बोर्ड होता है, बोर्ड जी, की मीटिंग होती है, वो जब ज़्यादा पार्टनर होते हैं वो बोर्ड की मीटिंग करके वो फैसला करते हैं हमने एनजीओ मशीन लेनी या नहीं लेनी, एक्सरे की मशीन लेनी या नहीं लेनी, हमने लैब में इसे करना नहीं करना।
वो सीईओ बन गई फ़िरौन। ठीक है। उसका मियाँ सेक्रेटरी होता था गवर्नमेंट में, है वो सिगार पीता है मेरे पैसों से, ठीक है ना, वो बन गई फ़िरौनियत, वो पैसा सारा गायब होना शुरू हो गया। मैं तो रहता हूँ बाहर, मुझे तो पता नहीं था क्या हो रहा है। जब लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, जी बिल इतने के बनते हैं, मैंने तो गरीब लोगों के लिए भी डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाए थे। मैं तो अपने लिए, महमूद भट्टी साहब कुछ नहीं करते, महमूद भट्टी ने तो गरीबों के लिए भी किया था। वो जनाब उन पे जब केस करते हैं, पाकिस्तान में अदालती सिस्टम अफ्रीका से पीछे चले गया हुआ। सबसे गंदा सिस्टम पाकिस्तान में अदालती सिस्टम है। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं पाकिस्तान में, एक ऊपर से फ़ोन आएगा, एक स्टे आर्डर, एक लिफाफा और एक सिफारिश चलेगी, वो चलती हैं। जब उन पे केस किया, जी मुझे कौन दिखाएं, आपने कोई हेरा फेरी नहीं की, कुछ नहीं किया। बाहर हमारे ऑफिस में आप भी आएंगे ना, कहेंगे मुझे ये कौन चाहिए, वो बटन दबा के आपको कौन दे देंगे। यहाँ पे चलता है फ्रॉड सारा। यहाँ पे वो जो जज बैठे हुए हैं, जज साहब आप तो, हम तो आपसे इंसाफ लेने के लिए आए हुए हैं। मैं बाहर से आता हूँ, 2 करोड़ की चिट्ठी लग चुकी हैं, तारीखों पे जाता हूँ, फिर अगली तारीख पड़ जाएगी वो स्टे आर्डर। वो जाके सीईओ स्टे आर्डर क्यों लेके आई है, क्योंकि उसने फ्रॉड किए हुए हैं, पैसा चोरी किया हुआ है। एक यूट्यूबर को बुला के उसको पैसे दे के उसकी बीवी का इलाज करवा के वो इंटरव्यू करवाती है, 2 वकीलों को बैठाती है जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, ठीक है ना, फ्रॉडी सारे है ना। वो वकील भी जिनके पास डिग्रियां नहीं है, एक दूध बेचता था तो वकील बन गया, दूसरा वो अंडे बेचता था वो वकील बन गया, ठीक है ना। वकील नहीं है, डिग्रियां नहीं है उनके पास, वो मेरे पैसों से वकील करके इंटरव्यू करवाती है। वो यूट्यूब पर आके कहता है जी सारे यूट्यूबर है ना 5000 सारे गलत हैं, मैं इंक्वायरी करता हूँ। सीईओ साहब हमें कौन दे दें, अगर आप राइट हैं तो मैं आके टीवी पे मीडिया पे मैं माफ़ी मांग लूँगा, कौन मुझे क्यों नहीं दे रही। वो सीईओ भी बन गई, फाइनेंस की भी बन गई, माफिया भी बन गया। वो हॉस्पिटल के अंदर उसने एक माफिया बना दिया, ठीक। हर डिपार्टमेंट पे अपने आदमी बैठा दे, अपनी 2 बेटियों को लेके बैठ गई, ना कोई डॉक्टर, ना कोई 3 में ना 13 में। एक चपड़ासी हॉस्पिटल का दवाई बेच रहा है, वो दवाई बना दी उसने। अंदाज़ा करेंगे ज़रा ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। यहाँ पे वो DHA में हॉस्पिटल है, वो बड़े इतने इतने बिल बनते हैं, मुझे पता भी नहीं उसकी टर्नओवर कितनी, वो देते ही नहीं है। मुझे जो कौन मांगे वो नहीं देते, आपको इससे लाइन में रखा गया। हाँ जी, वो मुझे साइड लाइन पे रखा हुआ है। ये तो सिर्फ अदालतों का कसूर है। ये हेल्थ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उससे मैं पूछता हूँ तू क्या करने आया है हेल्थ सेक्रेटरी साहब, अगर तू उसकी इंक्वायरी नहीं करता, जाके छापे नहीं मारता। वो जो चपड़ासी ने एक दवाई बनाई है वहाँ पे, वो पैसे कमा रहा है, लोगों के खून पी रहा है, ना वो डॉक्टर है ना वो चक्कर है, वो कैसे बन गया, वो सारा दवाई कैसे बन गई। ये सीईओ ने एक माफिया बना दिया है वहाँ पे। वो कहती मैं मालिक बन गई, वो मालिक नहीं है, उसके टगे के शेर नहीं है वहाँ पे। असल मालिक महमूद भट्टी साहब हैं, नेशनल हॉस्पिटल के मेन शेर महमूद भट्टी साहब के पास हैं, ठीक ना। ये हॉस्पिटल ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसने फ़रानियत और चीज़ें शुरू की हैं, कमीशनें खा रही है, कैश पैसा गायब कर रही है, ये तो गवर्नमेंट का कसूर है। ये तो जज जो सीटों पे बैठे हैं, तू आके 8 माह हो गए हैं, साल हो गया, तुझे स्टे आर्डर तुझे देते, जज साहब आपको कोई शर्म नहीं आती, आप स्टे आर्डर देते हैं। आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट सीट पे हमने बैठाया हुआ है, आपसे तो हम लोगों ने इंसाफ लेने हैं, तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खून पी रहे हैं, ठीक है ना। हमने तो बड़ी मेहनत के पैसे बना के पाकिस्तान में लगाए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ये मसला है। जजातें एक यतीमखाना बनाना था, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लेना जज साहब, मैंने कुछ नहीं लेना, ये ज़मीन यतीमखाने नाम पे कर दें, मैं आपसे लिख के देता हूँ, उस पर बिल्डिंग पे 50 करोड़ अरब लगेगा, मैं बिल्डिंग बना के देता हूँ सिर्फ यतीमों के लिए, सिर्फ मुझे चाहिए मेरे माँ का नाम लिख दें। वो वकील ने अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन कर दी। जब वो मैं 5 साल से वो केस लड़ रहा हूँ, जाता हूँ वहाँ पे, आपको पता है पाकिस्तान में 65% जाली वकील है, एक माफिया वकीलों का। यहाँ पे वो आएंगे काला कोट पाके, टाई पाके, उनको ABC के स्पेलिंग पूछे वो भी नहीं आते होंगे,
वो आके हज़ार रुपया लेंगे, जजों के सामने ऐसे आएंगे, आके बड़के मारेंगे, वाल खींचेंगे, चीखें, जज उठ के चले जाएगा। कैमरे लगे हैं जज साहब, कैमरे लगे हैं, ये अदालत में क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं वकीलों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे, जो चीफ़ जस्टिस लाहौर, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद, चीफ़ ऑफ स्टाफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं होता। पुलिस वालों के पास जाएंगे, वो कहते हैं हमने पर्चा नहीं करना, हमें ऊपर से फ़ोन आ गया। आपने ये सारे एकदम सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। ठीक है। सब चीज़ें जो मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में मेरे साथ हो रही हैं। अगर अब मेरा बन गया इजाद, मैंने कसम खा ली हुई है, मैंने यतीमखाना बनाना ही बनाना है, मैंने पाकिस्तान की अदालतों को चेंज करना है। ये हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल में जो माफिया हुआ है, 10 साल से पैसे जो सीओ ने गैब किए हैं, वहाँ पे कैश पैसा गैब हुआ है, इसकी इंक्वायरी कीजिए जाए। ये पैसा कहाँ से लेके ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास में करते हैं, वो उसकी बीवी, उसका मियाँ सिगार पीता है मेरे पैसों से, वो कैसे करता है? ये सारी इंक्वायरी गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना। मुसीबत ये है, गवर्नमेंट नहीं करेगी क्योंकि उनको ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। वो किसी का इलाज फ्री कर देगी, किसी को जानती होगी, ऊपर से फ़ोन करवा के कुछ भी नहीं होगा। ये फैलें वही हैं। मेरे साथ ये हो रहा है, महमूद भट्टी साहब के साथ हो रहा है, जिसको दुनिया जानती है। 10 सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, तीन सिनेमा मूवीज़, 2 दफ़ा टाइम मैगज़ीन पे कवर मुझ पे आया है। फर्स्ट टाइम कोई पाकिस्तानी था जिस पे 2 दफ़ा टाइम मैगज़ीन पे कवर आया है। मुझे दिखा रहे हैं, अगर मेरे साथ हो रहा है, जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, ये कैमरा मैन बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछने कि आप जैसी मारूफ शख्सियत अगर रियल स्टेट फ्रॉड का जो शिकार हो सकते, तो आम पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ से नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे ये चक्कर है ना, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, हमने जीना मरना पाकिस्तान में है। क्योंकि मैं कुछ भी है, नेशनलिटी मेरे पास फ्रेंच है, अमेरिकन है, कुछ उसका कुछ नहीं है। मेरा जो चेहरा है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। मेरा जो कलर, मेरा खून चेंज नहीं हो सकता। ये पाकिस्तानी खून है। मुझे फ़ख्र है जब मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ, एयरपोर्ट पे उनको पता है महमूद भट्टी साहब ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान, अच्छे लफ्ज़ों में हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल पब्लिसिटी करते हैं। अगर पाकिस्तान में हमें चित्र पढ़ने हैं, हमारे पैसों पे कब्ज़े, जज़ातों पे कब्ज़े, क्या फ़ायदा है उस तारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ का देने का? बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। मुझे क्या फ़ायदा, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? आप लोगों ने मुझे ज़लील कर दिया अदालतों में, आप लोगों ने बेनज़ीर को गुम कर दिया, आप लोगों ने डॉक्टर कदीर को गुम कर दिया, आप लोगों ने जो अच्छे लोग थे उनको आप ये कर देते हैं। कल महमूद साहब को भी ये मुझे डेफिनेट इन्होंने मुझे मरवाना है, मुझे 100% श्योर है। लेकिन मैं डरता नहीं इन लोगों से। मैंने अपनी लाइफ में दुनिया में फ़ाइट की हुई है, इस हाथों से मैंने फ़ाइट की हुई है। मैं डरता नहीं हूँ, मुझे पता है इन्होंने मुझे मरवाना है, लेकिन मैं नहीं डरता इनसे। साहब, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ का है कि हाँ, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है, मैंने अपनी वाइफ को बताया हुआ है, मुझे पता है इन्होंने मुझे मरवाना है, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं अकेला जाता हूँ, कोई मेरे पास 20 कोटी वाले कुछ नहीं होते, मैं अकेला जाता हूँ, मैं नहीं डरता। ये अदालती सिस्टम मैंने चेंज करना है। जो गंदा सिस्टम हमारा अदालतों का, पुलिस वाले चले जाएं, वो कहें जी ऊपर से फ़ोन आ गया, हमने पर्चा नहीं करना, अंदाज़ा करेंगे ज़रा। और यकीन करें, पाकिस्तान में अदालती सिस्टम ही सबसे ज़्यादा बदनाम है। हाँ, एक गरीब है, वो रोता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलता, और आप जैसे भी लोग हैं जो यहाँ पे रो रहे हैं, जिनके पास अथॉरिटी भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, दौलत, लेकिन वो भी रो रहे हैं। हमारे जो 80% पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, बेचारे रो रो के मर जाएंगे, आना छोड़ देंगे पाकिस्तान। आपको पता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ना ये कहा जाता है, शायद वो इसलिए भी यहाँ का माफिया ज़्यादा जो है वो उनको इनकरेज हो जाता है कि उनके पास पैसा बहुत है, वो पैसा बहुत बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं अंदाज़ा कि वो पैसा कितनी मेहनत से बनता है। 24 आवर मेहनत करके। सुबह मैं अपने ऑफिस जाता हूँ 6 बजे, रात के 8 बज जाते हैं, सैटरडे एंड संडे। वीकेंड पे मैंने दुनिया में ट्रैवलिंग करनी होती है, जाके ऑर्डर लेके आने होते हैं, ठीक है ना। तो वो पाकिस्तान, वो जो वहाँ पे छतों पे पैसे नहीं लगे जो गिर जाते हैं, ये बड़ा मेहनत से पैसे कमाने पड़ते हैं, बहुत हलाल का पैसा जो है ना, बहुत। यहाँ पे मैं पाकिस्तान आता हूँ ना, सुबह मैंने उठ जाता हूँ 5 बजे, 8 बजे 9 बजे मैंने अदालतों में जाना होता है।
पता है कितने केस मुझ ये पे बन आपकी गए हैं? डेली की रूटीन है? हाँ जी, पता है कितने केस बन गए हैं मुझ पे? जी सिर्फ 46, सिर्फ 46। वो बगैरत वकील जिसने कब्जा किया अपनी बीवी के नाम पे करवाई है, वो हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुझ पे केस करता है। और अंदाज़ा करें ज़रा, उसका बेटा ONG ग्रुप का है, जो लाहौर में काम नहीं कर सकता, और उसका बनते उसको एम्प्टी क्वेश्चन में लगा दिया। प्यो वकील बेटे को एम्प्टीकेशन में करवा दिया है, उसकी बीवी, तीनों मिलके फ्रॉड करते हैं। उनका कारोबार यही है। और गवर्नमेंट को फ़ोन करवा देंगे, ऊपर से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, बात खत्म हो गई। लिफाफा दे देंगे उसका, वो उसको नौकरी पे करवा देंगे। बड़ा पाकिस्तान अफसोस, माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अफसोसनाक पहलू हमारे माशरे का, हमारे पाकिस्तान का। और यकीनन सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि आप जैसे लोग भी इसका शिकार हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि आप आइंदा के लिए क्या देखते हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि मैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता हूँ, इस सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, इस सिस्टम के लिए जदोजहद करना चाहता हूँ। इस चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इसको बदलने में कामयाब हो सकेंगे? मैं ना भी हूँ ना, मेरे जाने के बाद है ना, मेरा नाम तो आ जाएगा। किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कोई जंग तो लड़ी थी, ठीक हो गया, मेरा नाम तो आ जाएगा ना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी ने एक जंग तो लड़ी थी ना, ये दाती सिस्टम पे, गरीबों के लिए। और मैं अपने लिए जंग नहीं लड़ रहा, मैं गरीबों के लिए जंग लड़ रहा हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आधी रोटी खा के बड़ा खुश होता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा महमूद भट्ट साहब, आपकी माशाल्लाह से हम बातें सुन रहे हैं और डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ी हद की बात है कि आप आज हमारे जो है शो का हिस्सा बने हैं और आपसे सुनने को इतनी इनकरेजमेंट मिल रही है। अल्लाह ताला करे, हमारी ख्वाहिश है कि आप इस मकसद में कामयाब हों, इस सिस्टम के लिए जिसके लिए आप आवाज़ उठाने जा रहे हैं। मुझसे आपके पास हम आए हैं और आप फैशन के हवाले से हम आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी फैशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि फास्ट फैशन और सस्टेनेबल फैशन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फास्ट फैशन जो है ना, बाहर ऐसे भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। कलेक्शन बनती है समर विंटर, समर में 2 कलेक्शनें आ जाएंगी, कलर ज़रा चेंज हो जाएंगे। विंटर में 2 कलेक्शनें आ जाएंगी, कलर चेंज हो जाएंगे, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन फैशन कैन चेंज एवरी डे नहीं हो सकता। जो रियल उसकी फिनिश, कलर मैचिंग, ये सारा कुछ, इसको टाइम लगता है। अरे ठीक हो गया। अच्छा मैम सब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे आम आवाम है ना, वो आजकल महंगाई का रोना बड़ा रोते हैं, लेकिन उन्होंने फैशन भी करना है, उन्होंने अच्छा भी दिखना है, लेकिन साथ साथ उनकी ये होती है कि हम किसी ब्रांड की तरफ जाएं। तो आम लोग जो ब्रांडेड कपड़े यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किस तरह से अपने बजट में रह के जो है अच्छे भी दिख सकते हैं, फ्रेंडली, मतलब आप दे बजट फ्रेंडली जो आप इसको कह सकें आसान लफ्ज़ों में, कि वो क्या कर सकते हैं जिसमें वो स्टाइलिश भी लगें, अच्छे भी दिखें और उनकी पर्सनालिटी में भी चार चांद लग जाए? फैशन पहनने का, कलर मैचिंग का एक होता है तरीका। ठीक है। जो सड़कों पे पठान खड़े हैं ना, वो कपड़े हाँ जी। बेच रहे हैं, अगर वो भी आप ले लें ना, तो पहनने का तरीका आता हो ना, तो फैशन बन जाता है। ठीक है, ठीक है ना। पहनने का आपको तरीका होना चाहिए, आपको मेकअप करने का एक तरीका होना चाहिए। ओले ओले फैशन विक्टिम नहीं बनना चाहिए। ये सोफ़े का कपड़ा पता है कहाँ से आया था? लंडे बाज़ार से। लिटरली। सारा घर मैंने खुद डिज़ाइन किया था, ये लंडे बाज़ार से मैं लेके आया था। तो वो जो डिज़ाइनर होता है ना, वो एक छोटी सी चीज़ को लेके भी खूबसूरत बना देता है। ठीक है, ये तस्वीर को रखना भी एक तरीका है, ठीक है, तस्वीर को लगाना भी। एक पेंटिंग बनाना आसान होता है, इसको लगाना भी, मैचिंग करना भी एक तरीका, एक आर्ट होता है। तो वो फैशन जो गरीब लोग हैं ना, तो वो आप चले जाएं, आपको पहनने का तरीका होना चाहिए। अगर मैं कह दूँ ना, मैं तो आम अपने कपड़े लेता हूँ। फैशन पहले मैं लेता था यार, क्रिश्चियन जोर का ले लूँ, एरमेस का ले लूँ, फलाने का ले लूँ। बाद में मैंने सोचा मैं क्या स्टूपिड चीज़, वो वैसी चीज़ें वैसे मिल जाती हैं, तो मैं क्यों जाके फजूल ये पैसे मैं जाके किसी बच्चे के स्कूल में ना लगा दूंगा जाके। तो पहनने का तरीका आना चाहिए आपको। यानी कि आपकी पर्सनालिटी का यानी कि आपकी ड्रेसिंग का आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा रोल होता है हाँ जी, कि वो कोई भी पहने, लेकिन पहनने का उसके लिए उसका तरीकाकार तरीका जो होता है वो बड़ा लाजमी और बड़ा ज़रूरी होता है।
कोई ऐसा अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से बाहर भी आप डेफिनेटली आप हमारा एक प्राउड है, बड़ा आपने काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और कोई ऐसा लम्हा जो आपको आज भी बड़ा याद आता हो कि जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते? मैं जब फर्स्ट टाइम है ना, जब मेरा काम शुरू हुआ सारा कुछ, तो मेयर जो होता है ना, वो आप उसने मुझे बुलाया मेडल देने के लिए फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो मैं था 22 ईयर्स, बहुत यंग था, और मैं मैरी में गया। वो मैरी उसको कहते हैं, मेयर का जो ऑफिस है ना उसको मैरी कहते हैं। तो बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत सी, छतें बड़ी खूबसूरत सी सारी है ना। मैं ऐसे देख के जा रहा हूँ, मैं कहता यार, मैं तो जब आया था तो मैं मेट्रो में सोता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं इधर आ जाऊँगा। वो सेम चक्कर जब पाकिस्तान ने मुझे स्टार इम्तियाज़ दिया ना, जन्नत साहब ने, अल्लाह में जन्नत नसीब करें, तो मैं आया ना, तो मेरे साथ बैठे हुए थे एम्बेसडर जमशेद मार्कर साहब, अल्लाह में जन्नत, बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का। जी जी। वो मेरे साथ बैठे हुए थे और काफ़ी लोग इम्पोर्टेंट बैठे हुए थे। तो मैं ऐसे मैं देख रहा हूँ और मेरी आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मैं कह रहा था यार, कभी मैंने सोचा भी नहीं अल्लाह मुझे किधर लेके आ गया। तो ये सिर्फ माँ की दुआएं। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो लोग अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं ना करते, उसको कहते हैं बदनसीब। वो बदनसीब। आज से अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो अपनी माँ की इज़्ज़त किया करें, दूसरे लोगों की माँ की भी इज़्ज़त किया करें। आजकल की नस्ल में, नौजवान नस्ल में ज़्यादा बेरा रवि का शिकार है, तो डेफिनेटली आपका मैसेज एक बड़ा पॉजिटिव होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि फ़ैशन जो है वो सिर्फ मगरिब की चमक दमक है और मशरक़ी कल्चर को पीछे छोड़ देता है। आपको क्या लगता है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अब 2025 हो गया, अब दुनिया कहीं कहीं चले गई है। मोबाइल पे टीवी आ गया है, इंटरनेट आ गया है, सारा कुछ आ गया, ठीक है ना। ऑनलाइन आप चीज़ें मंगवाने शुरू कर दें, आपने बटन दबाएंगे, चाइना से मंगवा लेंगे, अफ्रीका से मंगवा लेंगे, बांग्लादेश से मंगवा लेंगे। दुनिया चेंज हो गई है। अब वो जो छोटा बच्चा है ना, वो 1 मंथ का जो बच्चा है ना, जी जी। पहले वो क्या कहता है, चूसनी लेता था ना। हाँ जी। अब आप उसके माँ क्या करती है, टेलीफोन पकड़ा देती है, वो चूसनी लेती नहीं, छोड़ती है। चूसनी की कंपनी बंद हो गई है। वो अब अब मोबाइल जो है वो मोबाइल जो है ना, वो हमसे आगे निकल गए होंगे सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फास्ट फैशन पे ना वो बड़ा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि माहौल को ख़राब कर देता है और मज़दूरों का हक भी खा देता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्रांड्स हैं, क्या वो वाकई इतने साफ दिखाई देते हैं या वो है भी वाकई या नहीं है? मैंने आपको पहले कहा था, पहनने का एक तरीका होता है, एक फैशन विक्टिम नहीं बनना चाहिए। हर चीज़ के फैशन की एक लिमिट होती है, लिमिट से ओवर नहीं होना चाहिए। आपको पता है आपने कहीं डिनर पे जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। आपको पता है आपने कहीं शॉपिंग करने जाना है, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं। तो वो फैशन का एक तरीका होता है, कोई किसी को ख़राब नहीं करता। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, अपना दिमाग लेके आगे चलें। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एक कोई ऐसी मतलब एक पर्सनैलिटी का एलिमेंट बता दें जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर को डिफ़ाइन करता है कि वो हर चीज़ वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर के अंदर ही पाई जाती है, क्या एलिमेंट होगा वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर? जो फैशन का काम करते हैं, उसका जो उसने कोई कपड़ा पहना भी होगा ना, तो वो लोग को पता है ये फैशन डिज़ाइनर है। उसका कपड़ा पहनना, उसका चलना, उसका वॉक करना, वो सबको पता चल जाता है ये कैसे चल रहा है, तो ये फैशन डिज़ाइनर है। उसकी हेल्थ के बारे में भी देखना चाहिए, वो स्मार्ट है या नहीं है। अगर फैशन डिज़ाइनर खुद ही इतना मोटा होगा तो उसने लोगों को कपड़े क्या बनाने हैं, ठीक है ना। तो वो इंस्पायरेशन बनने के लिए आपको आपको प्रेजेंटेबल होना भी करना बड़ा पड़ता है। ज़रूरी होता है। अच्छा, बट सब मतलब लोग ये भी कहते हैं ना कि जो फ़ैशन होता है वो सिर्फ अमीरों का ही चौंचले होता है, वो अमीरों की ही हॉबी होती है, गरीबों का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। तो गरीब मतलब ऐसी तो बात नहीं है कि फ़ैशन तो डेफिनेटली हर किसी के लिए होता है। उन लोगों को अगर मैं कहूँ कि आपने मोटिवेट करना है तो आप उनको किस तरह से करेंगे? मैंने आपको पहले बता दिया कि गरीबों का भी हक बनता है। वो जाके सड़क पर कपड़े पड़े हैं ना, तो उसको पहने, वो 5 रुपए की आप। मैं पिछली दफ़ा गया वो बाटी के पास है ना, बड़े सालों के बाद। वो रेलवे स्टेशन के पास इतनी रेहड़ियाँ लगी हैं, रश ही रश, कपड़े बिक रहे हैं, जैकेटें बिक रहे हैं, लोग पा रहे हैं।
उनका भी हाथ पहन है, लेकिन एक पहनने का तरीका भी होता है ऐसे। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आजकल सोशल मीडिया, बल्कि दुनिया भर में अगर मैं बात दुनिया में करूं, सोशल मीडिया, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स का जो कल्चर है, बेसिकली फैशन आइकन बने हुए हैं और लोगों को सजेस्ट कर रहे फिर रहे होते हैं। क्या फैशन डिज़ाइनर को उनसे कभी कोई थ्रेट फील हुआ है, या उनको लगता है कि वो उनको ओवरशैडो कर रहे हैं? बाहर तो मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया था फैशन शो करने के लिए 50 लोगों की टीम लेके, तो मुझे थोड़े से हट हुए थे। तो आपको ये फील हुआ था? और लेकिन मुझे हुआ था ना, मतलब मैं वो लेके आ रहा हूँ, फैशन दिखा रहा हूँ, कराची लाहौर में शो करता था बहुत बड़े बड़े फैशन दिखाने के लिए, तो वो कुछ लोग उसको माइंड करते थे। ठीक है। बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, आप आपसे एक एनालिसिस लेना चाहेंगे कि लोग आजकल देखते हैं कि हिजाब, अबाया, ये सब चीज़ें जो हैं, इसको भी एक फ़ैशन बना दिया गया है। आपकी नज़र में ये फ़ैशन है, या फिर इसको लोग बिजनेस माइंडसेट के साथ लेके चल रहे हैं नहीं, इंडस्ट्री में? बिजनेस भी है, फैशन भी है, कईयों का कल्चर भी है। वो अपना हिजाब पहन के फिरती हैं, उनका अपना दिल में उनका सारा चक्कर है। पेरिस में कि काफ़ी अरबी लड़कियों को मैं जानता हूँ, वो जो हिजाब पहन के फिरती हैं, हम्म। ठीक है ना। तो उनका हमारा घर का कल्चर होता है ना, जो घर का कल्चर है ना, तो उसको हर इंसान को इज़्ज़त होनी चाहिए ना, इज़्ज़त करनी चाहिए उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, फैशन शो के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, लोग राय देते हैं कि बहुत बोल्ड होते हैं, और फैमिली के लिए, मतलब आप फैमिली के साथ जाके उस तरीके से उसको अटेंड नहीं कर सकते। इस राय में कितनी सदाकत नहीं है? नहीं नहीं, वैसे बात नहीं। नंबर वन तो फैशन शो जो होते हैं ना, वो होते हैं सिर्फ क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। क्लाइंट्स आएंगे, वो बैठेंगे, वो फैशन शो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं इसने क्या पहना है, उसका ऑर्डर लिखेंगे, वो आपको ऑर्डर दे के जाएंगे। पाकिस्तान में एक शो बन गया है, वहाँ पे हम बुलाते हैं सिर्फ क्लाइंट्स को। हाँ, ठीक हो गया। हम देखते हैं ना कि महमूद साहब की एआई जो है वो आजकल एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। तो आजकल एआई से कपड़ों के भी डिज़ाइन बन रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में जो है एआई इन मशीनों की भी जगह ले सकता है? इस बारे में ये क्या एक राय है? चीज़ें चलती हैं, रुक जाती हैं, बाद में आती हैं, चली जाती हैं, सारा कुछ। जो फैशन आपने वो हाथ से बनाना है, उसके कलर करने हैं, जो ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं, हज़ारों लोग सेम फैशन। मैं जो एक डिज़ाइन बनाता था, वो लाखों में सेम डिज़ाइन बनता था, क्योंकि पूरी दुनिया में उसने जाना होता था, ठीक है ना। तो वो चीज़ें नहीं रुक सकती। यानी कि एक इंसानी वजूद की जो हाँ, हैसियत है ना, नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं, मशीन उस वो चीज़ को मशीन नहीं उसको कर। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। ठीक हो। कभी आपके डिज़ाइंस, जब होता है ना कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हों, हमारी डेली की रूटीन होती है, या हम जो पहनते ओढ़ते हैं लोग अक्सर कॉपी करते हैं, हम थोड़े से दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है। आपके डिज़ाइंस, आपका आइडिया कभी चोरी हुआ, कॉपी हुआ? मैंने बताया ना, हमारे कॉपीराइट्स हैं वहाँ पे। कोई चोरी होगा तो हम पुलिस को भेजेंगे, उसको सील कर देंगे सब चीज़ों के। वहाँ पे कॉपीराइट्स हैं, पूरी दुनिया में कॉपीराइट्स हैं। अब जब से ऑनलाइन आया है, तो पूरी दुनिया में ऑनलाइन से बिक रहे हैं, तो वो मसला बना हुआ है। तो इसलिए वो पहले वाला प्रॉफिट, पहले वाला वो चीज़ नहीं रही। जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया। अब जो बच्चे आने वाले होंगे, वो उनके लिए ज़रा सब ऑनलाइन पे जाएंगे, वो ऐसे चलेगा अब सब कुछ। पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर शादियों और ब्राइडल वेयर तक महदूद रहते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान दुनिया की फ़ैशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना सकता है? बन सकता है, अगर अपने मेंटर से आप डिज़ाइन बनाएं, दूसरे को कॉपी करके ना लाएं। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, और सब कुछ है पाकिस्तान में। लेदर है, कॉटन है, फुटबॉल यहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे फुटबॉल पाकिस्तान में खेलते नहीं हैं। काफ़ी चीज़ें हैं। हम बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे। 64% तो यंग ही है पाकिस्तान में, तो वो बड़े इंटेलिजेंट है। मैंने देखा है ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट। उनको एक तस्वीर दे दें, उससे अच्छी बना के आपको ले आए। ठीक हो गया। हम देखते हैं महमूद भट्टी साहब को मुख्तलिफ चैनल्स पे, अखबारों में, बड़ा नाम है आपका। ऐसी कोई बात महमूद भट्टी साहब की जो आज तक किसी को नहीं पता? महमूद भट्टी है क्या बेसिकली? महमूद भट्टी कुछ नहीं है। मैं सिंपल आदमी हूँ, और मैं हम्बल आदमी हूँ। मैं अपनी लाइफ को, माजी को कभी नहीं भूला। मेरे लिए वो अच्छे इंसान नहीं है जो अपनी माजी भूल जाते हैं, ठीक है ना। जिसने आपसे प्यार करना है वो करना है, करना है, ठीक है ना। मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। बस ये मुझे अपनी फैमिली दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, जिन आपस में हम मिलते हैं, सारा कुछ। इंसान को अपनी लाइफ में हम्बल, इज़्ज़त और उसकी इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो करना, और लाइफ को ऐसे लेके चलना, ठीक है ना। और अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। और
लोगों की दुआएं लेते रहें। वो आप खाएं जो आपका हक बनता है, वो चीज़ ना खाएं जो आपका हक नहीं बनता। कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपको इस मंथ आपके पास पैसे नहीं, आप ना खाएं, आधी रोटी खा के इज्जत से सो जाएं। ये ना आके कल को दरवाज़ा खड़काए, जी आपने मेरा ये करना है, तो ये उसकी वाइफ है, तो ये तो मियाँ उसका ऐसे है सर। वो नहीं चाहिए। इंसान को इज़्ज़त अपनी चाहिए, इज़्ज़त, और लोग आपको इज़्ज़त से देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इज़्ज़त कमाना आज के दौर में पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, बस इज़्ज़त की जो है ना एक कीमत नहीं होती। टीवी पे आना, पब्लिसिटी लगाना, अखबारों टीवियों पे आके पैसे दे के भी पब्लिसिटी करवाना ना, तो वो उसको इज़्ज़त नहीं कहते। इज़्ज़त होती है जो आप लोग, इंसान आपकी इज़्ज़त करें। आप कहीं जाएं तो इज़्ज़त से बोलें। आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है तो लोग आपसे तारीफ़ें कर रहे हैं, इज़्ज़त से बोल रहे हैं, तो मेरी वाइफ को भी मेरा फ़ख्र होगा ना, ये मेरा मियाँ। ठीक हो गया। महमूद साहब, कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं लास्ट मैसेज यही है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को है। शबाशी साहब, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, मैंने तकरीर की थी। आपने आके कहा था हम 90 दिन में पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके फ़ैसले होंगे अदालतों में। अब उसको 3 माह हो गए। तो शबाशी साहब, आप क्यों सियासी बयान देते हैं आके? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जजातों पे क्यों कब्ज़े करते हैं? ये जज साहब, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो आते हैं अदालतों में, उनको क्यों ख्वार करते हैं, स्टे आर्डर देते हैं? ठीक है ना जज साहब, आपके पास हम इंसाफ लेने के आते हैं। जज साहब, अपनी कुर्सी को बचाएं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राउड ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद थे, जनाब महमूद भट्टी साहब, जो कि एक बहुत ही मोतबर हवाला है। माशाल्लाह आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, कितने हम्बल हैं, और जो अपनी हकीकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है और गरीबों के लिए सोचते हैं, एक नई सोच के, एक नए अज़म के साथ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और हमारी भी जो है गवर्नमेंट से अपील है कि उनका साथ दिया जाए, और पाकिस्तान को मज़ीद खुशहाल मुस्तहकम बनाना है तो ऐसे लोगों को मुआशरे में एक नाम ज़रूर देते हैं आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ उनकी इज़्ज़त, उनकी हौसला अफजाई करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।